कभी सोचा है कि ये जो साइकिल हम रोज चलाते हैं, इसकी कहानी एक ज्वालामुखी फटने से शुरू हुई होगी? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर है बिल्कुल सच। 1815 इंडोनेशिया, माउंट टेम्बोरा फटा। और इसका असर मतलब पूरी दुनिया पर पड़ा? बिल्कुल। अगला साल 1816 यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में इतनी बुरी हालत थी कि उसे बिना गर्मी का साल कहने लगे। ओह, भयंकर ठंड, फसलें सब बर्बाद, और घोड़ों के लिए चारा ही नहीं बचा। तो घोड़े? हाँ, बहुत से घोड़े भूख से मर गए, और ऊपर से वो नेपोलियन वाले युद्ध भी चल रहे थे। मतलब ट्रांसपोर्ट का भयंकर संकट था। और इसी मुश्किल ने एक जर्मन इन्वेंटर कार्ल फॉन ड्रेस को कुछ नया सोचने पर मजबूर किया। हाँ, और यहीं से असल में हमारी आज की चर्चा शुरू होती है। साइकिल का सफर, एकदम शुरुआत से लेकर आज तक। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक मशीन की कहानी नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे जरूरतें इन्वेंशन को जन्म देती है ना। सही बात है। तकनीक कैसे बदलती है, समाज उसे कैसे लेता है या नहीं लेता है। हाँ, वो भी। हम जो बात कर रहे हैं वो कई आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पर बेस्ड है। हाँ, तो हमारा मकसद यही समझना है कि ये दो पहियों वाली चीज बनी कैसे, क्या मुश्किलें आई, मेन पॉइंट्स क्या थे इसके इतिहास में। वैसे एक मजेदार बात ये भी है कि इसी दौर में 1885 के आसपास पहली मोटरसाइकिल भी बनी थी। अच्छा? डाइमलर रेट वागन। हाँ, मतलब एक तरफ इंसान की ताकत, दूसरी तरफ इंजन की ताकत, दोनों पर काम चल रहा था। दिलचस्प। लेकिन आज हम फोकस करेंगे इंसान की ताकत वाली मशीन पर, साइकिल पर। हाँ, साइकिल की कहानी अपने आप में बहुत मजेदार है। तो चलो शुरू करते हैं ये सफर। सबसे पहले क्या था? देखिए, सबसे पहले नाम आता है कार्ल फॉन ड्रेस का। साल था? 1817, जर्मनी। अच्छा। वो जो घोड़ों की कमी का संकट था ना, उसके जवाब में उन्होंने बनाई लाउफ मशीन, मतलब रनिंग मशीन। रनिंग मशीन? हाँ, बाद में इसे ड्रेजिन भी कहा गया उनके नाम पर। ओके। दिखती कैसी थी ये? आज की साइकिल जैसी कुछ? हाँ, नहीं, काफी अलग। ज्यादातर लकड़ी की, दो पहिए आगे पीछे। ठीक है। आगे वाला पहिया मुड़ता था हैंडल बार से। ठीक है। लेकिन पेडल नहीं थे। पेडल नहीं थे, तो चलती कैसी थी? पैरों से जमीन को धक्का देकर। जैसे आजकल बच्चों की बैलेंस बाइक नहीं होती? हाँ हाँ, वो वाली। अच्छा। धक्का मारकर। आसान तो नहीं लगता। स्पीड कितनी थी? ड्रेस ने अपनी पहली राइड में करीब 13 किलोमीटर 1 घंटे से कम में तय किए। पेडल से तो काफी तेज। उस जमाने के हिसाब से तो बढ़िया है। बिल्कुल, दिखाता है कि जरूरत पड़ने पर कैसे नए आइडिया आते हैं। और फिर ये आइडिया फैला, लंदन में सुना है काफी चली थी ये। हाँ, 1818 में एक डेनिस जॉनसन थे लंदन में, कारीगर। उन्होंने ड्रेस के डिजाइन को थोड़ा सुधारा और दिखने में ज्यादा अच्छा बनाया। उसे क्या कहते थे? हॉबी हॉर्स या डैंडी हॉर्स। डैंडी हॉर्स? हाँ, और ये कुछ टाइम के लिए खासकर अमीर नौजवानों में फैशन बन गई, स्टेटस सिंबल टाइप। लेकिन ये फैशन टिका नहीं, क्यों? कई वजह थी। एक तो बैलेंस बनाना मुश्किल था, गिरते पड़ते थे लोग, एक्सीडेंट आम थे। दूसरा, सड़कें। उस समय की सड़कें उबड़ खाबड़ पत्थर की होती थी, उस पर चलाना बिल्कुल आरामदायक नहीं था। सही बात है। और तीसरा, ये पैदल चलने वालों के लिए खतरा बन गई। फुटपाथ पर चलाने लगे लोग तो कई शहरों में बैन लग गया। अच्छा, बैन भी हो गई? हाँ, वो मशहूर कवि थे ना, जॉन कीट्स, उन्होंने तो इसे नथिंग ऑफ द डे कहा था, मतलब दिन की बेकार चीज। अरे बाप रे, यानी समाज तैयार नहीं था इसके लिए। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं और सोच भी नहीं। ये दिखाता है कि सिर्फ आविष्कार काफी नहीं होता, माहौल भी चाहिए। तो ड्रेजिन का चैप्टर जल्दी क्लोज हो गया। हाँ, वो दौर जल्दी खत्म हो गया। तो फिर पैडल कैसे आए? ड्रेजिन के बाद क्या हुआ? सीधा नहीं, सीधा नहीं, बीच में गैप सा आ गया। 1820 से 50 के दशक तक दो पहियों वाला आइडिया लगभग छोड़ ही दिया गया। लोगों को लगा ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो फिर क्या बना रहे थे? ज्यादातर 3 पहियों वाली या 4 पहियों वाली मशीनें, ट्राईसाइकिल, क्वाड्रोसाइकिल टाइप। उनमें हैंड क्रैंक होते थे या पैरों से चलाने वाले ट्रेडमिल जैसा सिस्टम। अच्छा, मतलब पेडल सीधे पहिए पर लगाने का आइडिया अभी नहीं था? नहीं, अभी नहीं। लेकिन स्कॉटलैंड से एक कहानी आती है कर्कपैट्रिक मैकमिलन की। हाँ, मैंने सुना है, कहते हैं उन्होंने पहले पैडल बनाए थे। ये थोड़ा विवादित है। मैकमिलन एक लोहार थे। कहा जाता है कि 1839 के आसपास उन्होंने एक मशीन बनाई जिसमें पेडल, लीवर और रॉड से पिछले पहिए को घुमाते थे। और एक 1842 की घटना का जिक्र है ग्लासगो में कि वो अपनी मशीन से एक बच्ची से टकरा गए थे। जुर्माना भी हुआ था। ये बात बाद में उनके रिश्तेदारों ने बताई। तो विवाद क्यों है इसमें? सबूत नहीं है? हाँ, पक्के सबूत नहीं है उस टाइम के।
कुछ हिस्टोरियंस हैं जैसे डेविड हर्ली ही वो सवाल उठाते हैं। कहते हैं जो डिज़ाइन दिखाया जाता है वो शायद बाद के किसी और डिज़ाइन जैसा है। और ये भी कि एक लोहार को उस जमाने के कागजों में सज्जन क्यों कहा जाएगा। अच्छा, ये भी पॉइंट है। तो मैकमिलन की कहानी दिलचस्प है पर पक्की नहीं मानी जाती। एक और नाम आता है गैविन डेल्जेल का 1846 में। शायद उन्होंने भी कुछ ऐसा बनाया था। तो अगर स्कॉटलैंड वाला दावा पक्का नहीं तो पेडल का क्रेडिट किसको जाता है? देखिए, किसने पहले किया इस पर थोड़ी बहस हमेशा रहती है। जर्मनी में फिलिप मॉरिट्स फिशर ने 1853 में आगे के पहिए पर पेडल लगाए थे। ओह, लेकिन उन्होंने उसे पब्लिक नहीं किया। वो साइकिल आज भी म्यूजियम में है। तो पब्लिक में कौन लाया? फ्रांस वाले, पियरे लालमेंट और पियरे मिशो? हाँ, बिल्कुल। 1860 के दशक की शुरुआत में ये दोनों लगभग एक ही टाइम पर आगे के पहिए के हब पर सीधे पेडल लगाने पर काम कर रहे थे। और यहीं से बाईसाइकिल शब्द आया? हाँ, ये पहली मशीनें थी जिन्हें बाईसाइकिल कहा गया। लालमेंट बाद में अमेरिका चले गए और 1866 में पेटेंट भी लिया। और मिशो ने प्रोडक्शन शुरू किया। हाँ, पियरे मिशो ने ओलिवियर भाइयों के साथ मिलकर कंपनी बनाई, मिशो एसी, और बड़े स्केल पर इन साइकिलों का प्रोडक्शन शुरू किया। और इन्हीं को बोन शेकर कहते थे, नाम से ही पता चल रहा है। बिल्कुल। शुरुआत में फ्रेम ढलवा लोहे का भारी, बाद में गड़ा लोहा यूज हुआ, पहिए लकड़ी के और उन पर लोहे के टायर या रिम। बाप रे, पत्थर की सड़कों पर तो हड्डियां हिला देती थी, इसीलिए मजाक में नाम पड़ गया बोन शेकर। नाम तो सही रखा, पर क्या ये चली? मतलब लोग खरीदते थे? हाँ, कुछ टाइम के लिए चली। 1860 के दशक के आखिर में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका में एक छोटा सा साइकिल क्रेज आया। राइडिंग स्कूल भी खुले। लेकिन ये भी टिक नहीं पाया। नहीं, फ्रांस और प्रशा का युद्ध हुआ 1870-71, तो फ्रांस में प्रोडक्शन रुक गया, अमेरिका में सड़कें खराब थीं और मिशो और लालमेंट में पेटेंट को लेकर झगड़ा भी था। तो बोन शेकर का दौर भी जल्दी ढल गया। हाँ, एक चीज हुई थी इसी बीच। 1869 में विलियम वैन इंडन ने फ्री व्हील का आइडिया दिया था। फ्री व्हील मतलब पैडल मारे बिना पहिया घूमे। हाँ, पर वो तब पॉपुलर नहीं हुआ। अच्छा, तो बोन शेकर के बाद क्या? वो ऊंचे पहिए वाली साइकिल पेनी फार्थिंग? हाँ, वो दौर जिसकी तस्वीरें सबसे ज्यादा दिखती हैं। वो तो और भी अजीब लगती है, इतना बड़ा अगला पहिया। क्यों? वो बोन शेकर का लॉजिकल अगला स्टेप था एक तरह से, क्योंकि पैडल सीधे अगले पहिए से जुड़े थे, तो पहिया जितना बड़ा होगा एक पैडल घुमाने पर साइकिल उतनी ज्यादा दूर जाएगी। मतलब स्पीड के लिए? हाँ, ज्यादा स्पीड के लिए अगला पहिया बड़ा करते गए। इसे किसने मुमकिन बनाया? कोई खास टेक्नोलॉजी? फ्रांस की यूजीन मेयर थे, उन्होंने 1869 में तार वाली तीलियां बनाई, वायर स्पोक्स। टेंशन वाली? इससे हल्के और मजबूत बड़े पहिए बनाना पॉसिबल हुआ। अच्छा। और इंग्लैंड में जेम्स स्टारली का बड़ा नाम है, उन्होंने 1870 में एरियल साइकिल बनाई, उसमें तिरछी तीलियां थीं, टेंजेंट स्पोक्स थी। और चढ़ने के लिए एक छोटा पायदान भी था। जेम्स स्टारली, इन्हें ब्रिटिश साइकिल इंडस्ट्री का पिता कहते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने बॉल बेरिंग को भी सुधारा और इसी दौर में ठोस रबर के टायर और खोखले स्टील के फ्रेम भी आम हो गए। साइकिल थोड़ी हल्की हुई। और अमेरिका में एल्बर्ट पोप थे। हाँ, एल्बर्ट पोप। उन्होंने इंग्लैंड से पेटेंट खरीदे और कोलंबिया नाम से बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया, खूब विज्ञापन किया और अच्छी सड़कों के लिए मूवमेंट भी चलाया। हाँ, क्योंकि सड़कों के बिना तो साइकिल बेकार है। बिल्कुल, उन्हें पता था ये। अच्छा, ये पेनी फार्थिंग नाम कैसे पड़ा? ये तो ब्रिटिश सिक्के हैं ना? हाँ, ये नाम बाद में पड़ा जब ये चलन से थोड़ी बाहर होने लगी। ब्रिटेन में एक बड़ा सिक्का होता था पेनी और एक बहुत छोटा फार्थिंग। हाँ हाँ। तो साइकिल का साइड प्रोफाइल वैसा ही दिखता था, बड़ा पहिया छोटा पहिया। अपने जमाने में इन्हें ऑर्डिनरी कहते थे। ऑर्डिनरी? ये तो कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं लगती। अगला पहिया कितना बड़ा होता था? 5 फीट तक। 7 इंच या उससे भी ज्यादा? 5 फीट? बाप रे, चलाना तो बहुत खतरनाक होता होगा। बहुत ज्यादा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ऊपर था। जरा सा पत्थर या गड्ढा आया और साइकिल आगे पलट जाती थी। सवार सीधा हैंडल बार के ऊपर से मुंह के बल गिरता था। ओह, इसे हेडर कहते थे शायद। हाँ, हेडर या कमिंग अ क्रॉपर, ये बहुत आम था। इसीलिए अजीब से हैंडल बार भी बने, मूंछों जैसे, या वो वॉटन हैंडल बार जो पीछे घूम जाते थे। और कुछ साइकिलों में पहिए उल्टे भी होते थे, छोटा आगे बड़ा पीछे। हाँ, अमेरिकन स्टार और ईगल साइकिलें थी ऐसी, हेडर से बचने के लिए। यानी ये साइकिल सबके लिए नहीं थी? बिल्कुल नहीं। ये ज्यादातर हिम्मत वाले जवान लड़के, अमीर शहरी लोग ही चलाते थे, खेल या एडवेंचर के लिए। महिलाओं के लिए तो सवाल ही नहीं। लगभग नहीं।
इसी दौर में साइकिलिंग एक खेल बना, रेस होने लगी। थॉमस स्टीवंस ने 1884 से 86 के बीच पेनी फार्थिंग पर दुनिया का चक्कर लगाया था। वाह। व्हीलमैन शब्द, गियर इंच यूनिट, ये सब इसी दौर की देन है। लेकिन साफ था कि ये डिजाइन बहुत सुरक्षित नहीं था, बदलाव जरूरी था। और वही जरूरत हमें अगले बड़े पड़ाव पर लाती है, सेफ्टी बाइसिकल। निश्चित रूप से पेनी फार्थिंग का खतरा साफ दिख रहा था। एक तेज पर सुरक्षित ऑप्शन चाहिए था। कोशिशें तो पहले भी हुई होंगी। हाँ, 1870-80 के दशक में कई प्रयोग हुए। हेनरी लॉसन की बाइसिकलेट थी 1879 में। उसमें चेन ड्राइव थी पिछले पहिए में, पर पहिए फिर भी बराबर नहीं थे। अच्छा। फिर वो ड्वार्फ कंगारू साइकिलें आईं, जिनमें गियर या लिवर से छोटे पहिए से स्पीड लेने की कोशिश थी। लेकिन असली बदलाव आया जॉन केम्प स्टार्ली की रोवर से 1885 में। हाँ, जॉन केम्प स्टार्ली, जेम्स स्टार्ली के भतीजे। उनकी 1885 की रोवर सेफ्टी बाइसिकल गेम चेंजर थी। क्या खास था उसमें? सबसे जरूरी, 2 पहिए लगभग बराबर साइज के, पावर पिछले पहिए पर, चेन ड्राइव से, और सीधा स्टीयरिंग। ये पहली कमर्शियली सक्सेसफुल सेफ्टी बाइसिकल थी। इसने आज की साइकिल का बेसिक डिजाइन तय कर दिया। ये तो डिजाइन की बात हुई, लेकिन चलाने में आराम कैसे आया? वो हवा वाले टायर? बिल्कुल। जॉन बॉयड डनलॉप स्कॉटिश थे, पर आयरलैंड में वेटरनरी डॉक्टर थे। 1887-88 की बात है। क्या कहानी थी उनकी? बेटे के लिए बनाए थे। हाँ। उनके छोटे बेटे की ट्राइसाइकिल थी। उसके ठोस रबर के टायर बहुत आवाज करते थे और हिलते थे। तो डनलप ने गार्डन वाली पानी की पाइप ली, उसे फुलाया, कैनवस में लपेटा और पहिए पर चिपका दिया। कमाल है। और ये चल गया। हाँ, विली ह्यूम नाम के एक लोकल रेसर ने इन टायरों को यूज किया और आसानी से रेस जीत ली। तब सबको समझ आया कि ये कितनी बड़ी चीज है। तो झटके नहीं लगते थे अब? बहुत कम। हवा वाले टायर, न्यूमैटिक टायर्स, इन्होंने राइड को बहुत आरामदायक बना दिया और तेज भी। सेफ्टी साइकिल की कामयाबी के लिए ये बहुत जरूरी थे। छोटे पहियों के साथ भी अब आराम से चला सकते थे। तो डनलप तो बहुत अमीर बन गए होंगे। किस्मत थोड़ी खराब रही। बाद में पता चला कि एक और स्कॉटिश इंजीनियर, रॉबर्ट विलियम थॉमसन, उन्होंने 1847 में ही इसका पेटेंट ले लिया था। ओह, पहले ही? काम तो उनका कमाल का था। और फिर वो डायमंड फ्रेम आया जो आज भी दिखता है। हाँ, लगभग उसी समय 1890 के दशक तक वो 2 ट्रायंगल्स वाला डायमंड फ्रेम डिजाइन स्टैंडर्ड बन गया। आइजैक आर जॉनसन का 1899 का पेटेंट है इस डिजाइन के लिए। ये हल्का भी था, मजबूत भी और बनाने में भी आसान। तो सेफ्टी साइकिल, हवा वाले टायर और डायमंड फ्रेम, इन तीनों ने मिलकर आज की साइकिल बना दी। बिल्कुल। इसका समाज पर क्या असर हुआ फिर? अरे जबरदस्त असर हुआ। साइकिल चलाना अब सबके लिए हो गया, खतरनाक नहीं रहा, आसान हो गया। महिलाओं के लिए भी? हाँ, खासकर महिलाओं के लिए आजादी का एक नया जरिया खुला। इसने कपड़ों में बदलाव को भी बढ़ावा दिया। 1890 तक पेनी फार्थिंग गायब हो गई और साइकिल बूम आया। हाँ, 1890 के दशक में अमेरिका, यूरोप में भयंकर बाइक बूम आया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1896 में लिखा था कि ये पर्सनल पावर और आजादी का शानदार विस्तार है। वाह। ओवरमैन व्हील कंपनी, पोप की कंपनी, इन्होंने लाखों साइकिलें बनाई। साइकिल अब कुछ खास लोगों का खिलौना नहीं रही, आम आदमी की सवारी बन गई। तो सेफ्टी साइकिल ने बेस बना दिया। फिर 20वीं सदी में क्या हुआ? 20वीं सदी में साइकिल और डेवलप हुई और उसमें वैरायटी आई। रोडस्टर साइकिलें बहुत पॉपुलर हुई, मजबूत, भरोसेमंद, रोज के काम के लिए। जैसे ब्रिटेन और इंडिया में चलती थी। हाँ बिल्कुल। और नीदरलैंड में भी महिलाओं के लिए खास स्टेप थ्रू फ्रेम बने, जिनमें बीच की रॉड नीचे होती थी, स्कर्ट गार्ड लगे। नीदरलैंड की ओमा फीट्स यानी दादी की बाइक वही रोडस्टर है। और टेक्नोलॉजी में क्या बदला? गियर आए, स्पीड बदलने वाले डेरेलियर गियर। इनका विकास फ्रांस में हुआ 1900-1910 के बीच। लेकिन अमेरिका में साइकिल की पॉपुलैरिटी कम हो गई थी बीच में। हाँ, यूरोप में तो साइकिल चलती रही। नीदरलैंड, डेनमार्क में ट्रांसपोर्ट का अहम हिस्सा बनी। पर अमेरिका में 20वीं सदी के बीच में कारेड़ा गई तो साइकिल बच्चों का खिलौना ज्यादा बन गई। और चीन में फ्लाइंग पिजन थी। हाँ, चीन में फ्लाइंग पिजन सिर्फ साइकिल नहीं थी, वो एक सिंबल थी, बराबरी का, आत्मनिर्भरता का। लाखों लोगों की जरूरत थी। फिर 70 के दशक में वापस बूम आया पश्चिम में। हाँ, तेल संकट, सेहत और पर्यावरण की चिंता बढ़ी तो फिर से बाइक बूम आया।
इस बार 10 स्पीड साइकिलें थी, गियर वाली। और फिर साइकिल के नए स्टाइल भी आए, माउंटेन बाइक, BMX। बिल्कुल। 70 और 80 के दशक में ऑफ रोड साइकिलिंग का शौक बढ़ा। कैलिफोर्निया में लोगों ने पुरानी मजबूत साइकिलों को मॉडिफाई करके पहाड़ों पर चलाना शुरू किया। वहीं से माउंटेन बाइक MTB आई। हाँ, और स्टंट वगैरह के लिए छोटी मजबूत BMX बाइक भी पॉपुलर हुई। ये तो हुई 20वीं सदी। 21वीं सदी में क्या नया है? टेक्नोलॉजी का असर और बड़ा है। कंप्यूटर से डिजाइन, CAD, नए मटेरियल जैसे कार्बन फाइबर, टाइटेनियम, हल्के, मजबूत। और इलेक्ट्रॉनिक गियर भी आ गए। हाँ, बटन दबाओ और गियर चेंज। फिर शहरों के लिए हाइब्रिड बाइक्स है, जो रोड और माउंटेन बाइक का मिक्स है। कम्यूटर बाइक है, रोज ऑफिस आने जाने के लिए। और सबसे बड़ा चेंज शायद ई-बाइक्स हैं, इलेक्ट्रिक साइकिलें। हाँ, ई-बाइक्स, ये बड़ा डेवलपमेंट है। ये दिलचस्प है। क्या ये साइकिल की कहानी को एक तरह से गोल चक्कर पूरा करके वहीं ले आती है जहां से शुरू हुई थी? कह सकते हैं। याद है शुरू में बात हुई थी कि ड्रेस की मशीन एक संकट, घोड़ों की कमी के जवाब में आई थी। हाँ। आज ई-बाइक्स को हमारे जमाने के संकट, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन के एक समाधान की तरह देखा जा रहा है। ये उन लोगों के लिए भी साइकिल चलाना आसान बनाती हैं जिन्हें ज्यादा मेहनत लगती है या दूरी ज्यादा है। एक जर्मन स्टडी भी आई थी कि लोग सच में कार की जगह ई-बाइक यूज करने लगे हैं। और वो लेटने वाली बाइक, रिकम्बेंट। हाँ, रिकम्बेंट बाइक बनी तो बहुत पहले थी, 1893 में, पर रेसिंग से बैन हो गई थी। अब फिर से ध्यान खींच रही है अपनी स्पीड और आराम की वजह से। तो ज्वालामुखी की राख से शुरू होकर, अजीब डिजाइनों से गुजरकर, खतरनाक मशीनों से होते हुए, पैडल, चेन, बराबर पहिए, हवा वाले टायर जैसे बड़े आविष्कारों के साथ साइकिल आज ई-बाइक्स तक पहुंच गई है। क्या सफर रहा है। बिल्कुल। ये सोचना ही कमाल है कि कैसे इतने लंबे उतार चढ़ाव वाले इतिहास ने इस सिंपल सी दिखने वाली मशीन को बनाया है, जिसे आज दुनिया भर में करोड़ों लोग यूज करते हैं। हर पुर्जे के पीछे कितनी सोच, कितनी कोशिशें छिपी हैं। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? अगर हम देखें, ड्रेस की पहली बाइक, वो संकट से जन्मी थी, भविष्य की झलक थी, लेकिन उसे खराब सड़कों, लोगों के शक, बैन, इन सब का सामना करना पड़ा। बदलाव आसान नहीं था। आज हम फिर एक बड़े संकट के सामने हैं। क्लाइमेट चेंज, फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता, शहरों में भीड़। साइकिल और अब ई-बाइक एक सिंपल, असरदार, टिकाऊ समाधान देते हैं। सेहत के लिए, पर्यावरण के लिए, शहरों के लिए फायदेमंद है। लेकिन क्या आज भी वैसा ही रेजिस्टेंस, वैसा ही विरोध देखने को मिलता है? अक्सर मिलता है ना? जब साइकिल लेन बनाने की बात होती है, या कारों की जगह थोड़ी कम करने की, या साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की, तो विरोध होता है, जड़ता दिखती है। लोग कहते हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है। सही बात है। तो ये सोचने वाली बात है। क्या हम 200 साल बाद भी इतिहास दोहरा रहे हैं? क्या हम एक ऐसे समाधान को अपनाने में हिचक रहे हैं जो हमारे भविष्य के लिए जरूरी हो सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो हमारी आदतों को, हमारे सिस्टम को चुनौती देता है? ये एक सवाल है सोचने के लिए कि क्या हम अतीत की तरह ही संकट के समय आए एक सरल और असरदार आविष्कार को पूरी तरह अपनाने से कतरा रहे हैं।